वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑन वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, वो है कि देयर आर टू फोर्सेस हैविंग डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। टू फोर्सेस नॉट, देयर आर टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। देन प्रोवाइडेड कि K1 इज ग्रेटर देन K2, तो व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ, अगर अप्लाइड F क्या है, कांस्टेंट है, तो किसका वर्क ज़्यादा कम होगा ये समझने की ज़रूरत है। करेक्ट, फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो वर्क किस में ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है कि बराबर होगा, ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, चक्कर क्या है, F इक्वल्स टू हाउ कितना होता है KX ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर F कांस्टेंट है तो KX भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। KX कांस्टेंट हो जाएगा, यानी चलिए इसको F लेकर के, चलिए थोड़ी के लिए F ही ले लेते हैं, कांस्टेंट F है ही। तो X इक्वल्स टू F बाई K हो जाएगा, F बाई K हो जाएगा। अब अगर वर्क डन बाय द फर्स्ट स्प्रिंग देखें तो हम लोग लिखेंगे हाफ K1 X1 का स्क्वायर। ठीक है जी, है ना जी, हाफ K1 X1 का स्क्वायर। अगर W2 की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 K2 X2 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो W1 1/2 K1, अगर X1 को रिप्लेस करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा F स्क्वायर बाई K1 स्क्वायर। इसी तरीके से W2 में अगर जाते हैं तो 1/2 K2 F स्क्वायर बाई K2 का स्क्वायर। तो W1 क्या जाएगा, ये चला जाएगा 1/2 F स्क्वायर बाई K1, और W2 जो हो जाएगा 1/2 F स्क्वायर बाई K2। करेक्ट, मैथमेटिकली देखें फिर बाद की बात करें। यहाँ से इन दोनों रिलेशन देखने के बाद अगर F कांस्टेंट रहता है तो वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। सीधी सी बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा तो यहाँ से एक कंक्लूजन तुम लोग सीधे निकाल सकते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन उसमें ज़्यादा होगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंपल में देख कर बता सकते हैं कि W1/W2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये K2/K1 आएगा। तो K2 इज लेस देन K1, तो ये रेशियो लेस देन 1 होगा, तो W1 लेस देन W2 होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन जहाँ तक टिक करने की बात आएगी तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्योंकि वर्क प्रोपोर्शनल 1/K होगा जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में W1 लेस देन W2 होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें वर्क डन कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 10 Nm हैज़ initial stretch 0.20 meter. In changing the stretch to 0.2 meter, the increase in potential energy is about. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्ट्रेच जो है वो ऑलरेडी एक्स इनिशियल, उसका एक्स इनिशियल 0.20 मीटर है, 0.20 मीटर है, और उसको स्ट्रेच करके लेके चले जा रहे हैं कहाँ तक, 0.25 मीटर तक, 0.25 मीटर तक, ठीक है जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो कल हम लोग देखे 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू प्रोवाइडेड है 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर का। तो ऐसे सिचुएशन में 1/2 के यहाँ 10 होल ले लें, x मतलब 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.20 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, ये 625 का मतलब हो जाएगा 0.025, 0625 है ना, और इसका मतलब हो जाएगा करेक्ट 2 का 0.04, 0.0 to 400, ठीक है, ये आएगा करेक्ट। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट होगा इसमें इसकी तो 125, 0.0125, 5 से मल्टी 25 पंचे 125 का कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये, 5 बार 4 बार में 15 से 75, 0.25 के 5 10 के 11, 25 10 2 12 है ना, और 5 का 5 1 6, ये फिगर आएगा, ये जूल, इतना वर्क डन होगा या इतनी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ s इज 10 जूल। पहले कह रहा है कि स्ट्रेच जो है माने x की वैल्यू अगर s है, ऐसा कुछ दे रहा है, तो उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल की है, ठीक है, 10 जूल की है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट मस्ट बी डन इन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू द एडिशनल डिस्टेंसेस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच इट थ्रू द एडिशनल डिस्टेंसेस, मतलब एक स्प्रिंग जो S था, S लेंथ का रहा होगा, S लेंथ का रहा होगा, अब इसको और S बढ़ाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीधी सी बात क्या कर दें, ये निकाल दें कि अब जो स्ट्रेच स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पहले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, अब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। तो अगर इसमें इसका 10 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से चले तो U प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में जाता है, एस स्क्वायर लीजिए, चलिए यहाँ पर S कह रहा है तो S में ले लीजिए, है ना, S के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जा रहा है। इसका मतलब कि अगर आप स्प्रिंग को डबल स्ट्रेच करते हैं तो रिक्वायर्ड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जब S टेंड करेगा 2S को तो पोटेंशियल एनर्जी 4U हो जाएगी, मतलब अभी पहले 10 जूल था तो अब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4U। तो फर्दर रिक्वायर्ड पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा, अब और कितने पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी,
चूँकि 10 जूल तो पहले से था उसके पास, और कह रहा है कि एस और करना है, तो मतलब कि पहले की जो एनर्जी रही होगी 10 जूल की, और अब जब डबल कर देंगे तो हो जाएगा 40 जूल। तो रिक्वायरमेंट कितने की हो जाएगी भाई? 40 जूल माइनस 10 जूल। तो वर्क डन जो होगा, यही वर्क डन तो जाकर के पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में कंजर्व होगा ना। तो ये 40 माइनस 10 दैट इज कितना हो जाएगा? 30 जूल। 30 जूल इज द व्हाट? वर्क डन रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। माने यहाँ पर इस केस के लिए हमारा 30 जूल की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज दैट कि यू एनर्जी पहले से है, उसको डबल करना है तो आपको 4u एनर्जी हो जाएगी। 4u एनर्जी हो जाएगी, ऐसे सिचुएशन में फर्दर कितना 3u एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, सिंपल, कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बात दिया गया है कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सो 3000 न्यूटन पर मीटर है। तो ऐसे सिचुएशन में रेशियो ऑफ वर्क डन क्या होगा? रेशियो ऑफ वर्क डन या रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब जरा सा देखिए कि K1 टू K2 का रेशियो कितने का जा रहा है? K1 टू K2 का रेशियो 1:2 का जा रहा है ना जी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला स्टेब्लिश करके क्या बता दिए थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का ये होगा, क्या रेशियो होगा, वो इनके रिवर्स K2/K1 के रेशियो में जाएगा, यानी कि रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो 2:1 के, तो U1:U2 का जो रेशियो होगा वो 2:1 में हो जाएगा। सिंपल, एक लाइन में ये कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसमें कहीं कोई ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है। तो रिलेशन 4 ऑप्शन दिया गया है। जरा सा हम ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है कि W1 माने फर्स्ट वर्क जो होगा वो W2 = 3W1, W2 = 3W1। ऑप्शन बी जो है वो लिख रहा है W2 = 2W1, W2 = 2W1। ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन लिख रहा है कि W2 = W1, W2 = W1, W2 = W1, और ऑप्शन डी लिख रहा है, ऑप्शन डी लिख रहा है कि W2 = 0.5 W1। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कितना होगा? देखिए एकदम सिंपल है। होना क्या चाहिए था, इसके कंपैरिजन में इसका ये क्या है? डबल है, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल है। इसका मतलब इसके इन्फ्लुएंस में जो वर्क डन होगा इसके कंपैरिजन में डबल होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर W2 = W1 = W2 नहीं दिया। मान कि इससे जो वर्क डन होगा अगर W1 मान के चलें और इससे जो वर्क डन होगा वो W2 मान के चलें, तो रिलेशन अगर हमको यहाँ सीधे दिख रहा है कि W1 = 2W2, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसी में एक ग्लिच हो गई, थोड़ी सी मैथमेटिकल ग्लिच है। जरा सा देखिए तो इस ऑप्शन को 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 ना, 1/2 ऑफ W1। तो देखिए तो यही रिलेशन W1 = 2W2 दिख रहा है। ग्लिच, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी चेक कर दिया। जो कॉन्सेप्ट था वो तो चेक कर ही लिया, इसके साथ मैथमेटिक्स भी क्या कर दिया? चेक कर लिया है कि क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन को समझना भी क्या है, इसलिए हम ऑप्शन इसको लिखे हैं कि ऑप्शन को समझना भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.1 kg या 1 kg भैया, 1 kg नहीं 0.1 kg मास जो है वो 0.1 kg का है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है
और हो ये रहा है कि ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट क्या ऐसा था, ये मास ऐसा v वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आकर के इसको टकराया, टकराने के बाद ये स्प्रिंग जो है सो कंप्रेस हो गया, कुछ कंप्रेस हो गया। तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन तो तुरंत लग जाएगा 1 मिनट में, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाने के लिए तो आए नहीं, कॉन्सेप्ट को समझाने वाले। यहाँ जब इसको स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये स्प्रिंग को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल लेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस है यहाँ काम कर रहा है। तो जो इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास है, किसके पास, बॉल के पास है, वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, इस स्प्रिंग में। किसमें, स्प्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आकर के रुक जाता है, एक्स कंप्रेशन इसको देता है। तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीट ट्रांसफ़र क्या कर देगा, अगर थोड़ा डिस्टॉर्शन जो एरियल फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लेक्ट कर दे, तो जो भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, एज ए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लें। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी, के की वैल्यू थी हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से आते हैं, तो हाफ m का मतलब 0.1, इसका मतलब 10, तो 0.5 जूल, 0.5 जूल की क्या है इसके पास, एनर्जी है। अब यही एनर्जी इसमें किस में कन्वर्ट कर जाएगी, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा 0.5 जूल का, ठीक है, 0.5 जूल का। अब कहानी क्या बन गई, अब कहानी ये बन गई कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कितना, 1000 न्यूटन पर मीटर का। तो व्हाट विल बी कम्स टू द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू सीधे सीधे निकालिए 2u बाई के, x जो हो जाएगा वो 2u बाई के हो जाएगा। तो x जब हमारा 2u बाई के हो जाएगा तो x अंडर रूट 2u का मतलब 0.5 और k का मतलब 1000, तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो गया 1000। हाँ तो ये भैया 0.5 जूल 10 भी का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी एक 10 हमने छोड़ दिया तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 जूल होगा, 5 जूल होगा, 5 जूल होगा भैया, 5 जूल होगा। तो 2 पंचे 10, 1/100, स्क्वायर रूट 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो कंप्रेशन इसमें 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आएगा। व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन 0.1 मीटर है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 मीटर का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी कॉन्सेप्ट है। एक स्प्रिंग है जो ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है। इसमें एक अगर हम ब्लॉक को सस्पेंड कर दे रहे हैं, एक ब्लॉक को अगर हम सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो जैसे हम सस्पेंड कर दे रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि एक फोर्स लगा करके इसको हम लोग कहाँ तक लेके चले आए, कहाँ तक, 60 सेंटीमीटर तक, 60 सेंटीमीटर तक, माने 10 सेंटीमीटर और बढ़ा देना चाहते हैं, माने 50 to 60। और इसकी जो मास सस्पेंडेड है वो है हमारा किसके, तो मास सस्पेंडेड है 1 kg के, मास है 1 kg का। अब सवाल इसमें इसी
गिवन इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इसमें के निकालना होगा, तो के तो निकलता है एफ बाई एक्सपेंशन जो भी हो डेल एल। क्या है एफ? एफ तो जो होगा उसका वेट अपॉन चेंज इन लेंथ। क्या है उसका वेट? एम जी, और डेल एल मैंने चेंज इन लेंथ। अब जरा सा एम जी की बात करें तो 1 kg ये हो जाएगा, 10 जी की वैल्यू ले लिए, डेल का मतलब 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02। तो ऐसे सिचुएशन में 2 हटा वो 1000 हुआ तो 500 न्यूटन पर मीटर का उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो इसमें एक बात छिपी हुई थी कि सबसे पहले कि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अब उसमें कहानी ये है कि फर्दर 50 सेंटीमीटर स्ट्रेचेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द कंडीशन। ठीक है, अब उसके बाद उस पर डाल देते हैं तो होगा क्या। अब ऐसा नहीं कि 52 से 60 हम देखेंगे, जी नहीं। अब टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं तो हम लोग 50 से 60 के बीच में देखेंगे। एक मिस्टेक हो सकता था कि कोई सोचता कि भैया 52 का मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो अब इसमें क्या करेंगे, 52 से हम 60 लेंगे, नहीं मैंने 8 का एलोंगनेशन लेंगे, नहीं। अब पूछ रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो 2 सेंटीमीटर का एलोंगनेशन उसमें स्ट्रेच हुआ है उससे तो पहले भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच डेल एक्स या एक्स जो भी कह लें वो जो लिया जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का लिया जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर का लिया जाएगा, ना कि 8 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। तो अब इसमें डेल यू मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू तो आप हम लोग ले लेंगे 500 का और एक्स जो लेंगे वो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे में ये 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, 500 0.01 डिवाइडेड कितना 2 रहेगा, तो इससे 2 0 चल जाएगा, तब 5/2 दैट इज 2.5 जूल इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जब उसको आप 60 तक स्ट्रेच करके रखते हैं या छोड़ते हैं। तो उसके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, 2.5 जूल की हो जाएगी। ऑप्शन में है, उसको टिक करिए, कहानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लिया जा रहा है, पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन is moving in such a way that the retardation is proportional to the displacement. Retardation that is माने ये फोर्स एक्सेलरेशन, माने रिटार्डेशन ए लीजिए, निगेटिव में होगा वो अपनी जगह की बात है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, माने ए की वैल्यू की एक्स है, ए की वैल्यू की एक्स है। तो फोर्स जो अप्लाई रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो एम ए होगा, है ना, रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो एम ए होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो एम के एक्स होगा, यानी रिटार्डिंग फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। तो रिटार्डिंग फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। तो ये पूछ रहा है कि द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो भाई लॉस यहाँ देखिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के केस में एक बॉल है, अगर बात को मैं नहीं समझा पाया झटके से, क्या था, एक स्प्रिंग है और उससे एक बॉल आकर के क्या करता है, उसको हिट करता है, किसी स्पीड में आकर के हिट करता है। तो जितना ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, जितना ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा उतना ही ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी लूज जिस रेट से करेगा वही उतना ही ये गेन करेगा। तो मैंने जो ये गेन करेगा वही इसका क्या होगा, लॉस होगा। अगर उल्टा करके हम देखें, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो ये पूछ रहा है कि द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल टू के है। तो यू जो गेन होगा वो किससे, वो किसके प्रोपोर्शनल, यू शुड हैव के एक्स स्क्वायर जाएगा, यू प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के है, तो के भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके जाएगा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जाएगा। ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करने वाले क्वेश्चन छोटे मोटे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज ए स्प्रिंग, ओके, इस पर कोई मास को आप लोड करते हैं जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, वर्चुअली स्ट्रेच होकर के यहाँ तक आ गया होगा, है ना, वर्चुअली स्ट्रेच होकर के यहाँ तक आ गया होगा, स्ट्रेच होकर के यहाँ तक आ गया होगा। तो ये पूछ रहा है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और जो टेंशन डेवलप हो रहा है, जो टेंशन इसमें
जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू कही जा रही है। दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, के और टी। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, टी इज व्हाट, ठीक है, तो टी इज व्हाट, टेंशन। तो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, है ना। तो पोटेंशियल अगर मान लीजिए आपने टी टेंशन दिया, तो टी टेंशन दिया तो उसमें टी इक्वल टू के एक्स होता है। मान लीजिए एक्स एलोगनेशन हुआ होगा टी टेंशन प्रोवाइड करने से, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स की वैल्यू के वाई कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू के वाई टी हो जाएगी। तो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर 1/2 के एक्स का स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा, के बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ऐसे सिचुएशन में ऊपर में चला गया के का क्यूब अपॉन 2t स्क्वायर। तो इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडेड टेंशन एंड व्हाट स्प्रिंग कांस्टेंट, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, के क्यूब बाई 2t स्क्वायर आ जाएगा। ये जनरल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर आप वेट को पुट कीजिए, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को पुट कर दीजिए, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है या 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो टेंशन प्रोवाइडेड 1 m इंटू ए जी की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 10 न्यूटन का क्या होगा, वो प्रोवाइड करेगा, क्या टेंशन प्रोवाइड करेगा, 10 न्यूटन का टेंशन प्रोवाइड करेगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज दैट मान लीजिए कि 500 का है, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फिगर में डालें और सीधे सीधे क्या हो सकता है, वो निकल करके चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है कि द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय a माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन ये दिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सीधे सीधे बात कीजिए, F जो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। F इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। नेगेटिव रेट ऑफ डी यू बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। डी यू बराबर एफ डी एक्स होगा, डी यू बराबर एफ डी एक्स होगा ना भैया, माइनस एफ डी एक्स वर्डन होता है। तो ठीक है, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। अरे डी यू का मतलब डी डब्ल्यू। अरे ऐसे देखो, ऐसे देखिए, कैसे देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ देखिए तो डी यू या डेल यू जो भी कह रहे हैं, डी यू इजकल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी यू इजकल टू माइनस एफ डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो अब f की वैल्यू यहां से निकालिए तो क्या होगा, माइनस डी यू बाई वट डी एक्स, है ना, ये बनता है। तो अब माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था। अब ये तो डी एफ कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, कहानी खत्म। माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स रहेगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन दिया है। क्या एक्सप्रेशन दिया है, ए बाई एक्स टू द पावर 12 माइनस बी बाई एक्स टू द पावर 6। ए बाई एक्स टू द पावर 12 माइनस बी बाई एक्स टू द पावर 6, और कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बात आ रही है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि व्हेन देयर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम देन एक्स की वैल्यू, एक्स स्टेबल, एक्स फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको निकालना है कि मिनिमम कब होगा। मिनिमम के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें लग जाएगी। सबसे पहले हम लोग डी यू बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। अब जानते हैं कि डी यू बाई डी एक्स एफ होगा, अभी तुरंत हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको क्या किया है, देखा है। ठीक है जी, तो ये होता है डी यू बाई डी एक्स। फोर्स जिस समय मिनिमम होगा उसी समय पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। इसका एक्सप्रेशन जाएगा माइनस 12a अपॉन एक्स टू द पावर 11, है ना। और ये
प्लस हो जाएगा 6b/x टू द पावर क्या 5। तो F 0 होना चाहिए, यही F होता है ना, तो F 0 होना, एक्टिंग फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब du/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में भी यही बात आती है, F 0 होना चाहिए। एक्टिंग फोर्स उस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक्टिंग फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा होगा तो डिस्प्लेस हो जाएगा, तब उस समय वो स्टेबल स्टेट में तो आएगा नहीं। तो ऐसे में du/dx की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 का मतलब कितना हो जाएगा जरा देखो तो, यानी कि इस टर्म को पहले लिखा जाए तो 6b/x टू द पावर 5 माइनस 12a/x टू द पावर 11 इक्वल टू 0। इसमें से 6 बाहर निकल सकता है, x टू द पावर 5 बाहर निकल सकता है ना, x टू द पावर 5 बाहर निकल सकता है। ओके, और बाहर निकलने के बाद b माइनस 2a/x की पावर 6 यहाँ बचेगा, x की पावर 6 यहाँ बचेगा, बराबर कितना 0 होगा। ठीक है, बराबर 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगा, यानी b माइनस 2a/x टू द पावर 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2a/x टू द पावर 6 इक्वल टू b होगा। तो x टू द पावर 6 इक्वल टू 2a/b होगा, यानी x 6th रूट ऑफ 2a/b। इसको जरा b और 6 में कंफ्यूज ना हो, तो 6th रूट ऑफ 2a/b होगा। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मिनिमम तब होगी जब एक्टिंग फोर्स 0 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये स्प्रिंग ऐसा रहता है, जब ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, जब स्ट्रेच नहीं होता है, उस समय इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टेबल होता है, उस समय ये स्टेबल होता है। जैसे ही फोर्स लगता है वो अनस्टेबल हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए du/dx का वैल्यू 0 होना, यानी एक्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाना 0 होना चाहिए। तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस के कुछ एप्लीकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग देखे हैं। अब थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग की बात आएगी तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अब आज के लिए वीडियो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। धन्यवाद।